अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज ख़बरें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। उनमें से एक तो चौंका देने वाली ख़बर है। मतलब ऐसी ख़बर बहुत कम आती है। ख़बर यह है जनाब कि पाक फ़ौज ने अपने अंदर इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल जनाब वो शुरू कर दिया है। और उसका आगाज़ जो किया है वो साबिक DGISI और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मतलब ये बड़ी धमाकेदार खबर कि एक लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे के अफसर के खिलाफ जनाब इंक्वायरी। और दूसरी खबर जो है वो है जनाब मियाँ नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, 3 मरतबा के साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो तोशा खाना एक उनका केस था जिसमें उन्होंने गाड़ी ली हुई थी उसमें क्लीन चिट दे दी। अब इमरान खान साहब के हवाले से भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि नैब का चाहे पुराना कानून हो चाहे नया कानून हो, तोशाखाना के नए कानून हो पुराने कानून हो, दोनों के तहत उनको सजा मिलती है और वो गाड़ी नहीं ले सकते। लेकिन उनको क्लीन चिट दे दी गई और गाड़ी लिए बगैर जो है ना क्लीन चिट दे दी गई। अब आते हैं जनाब, एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं और फिर देखते हैं कि इस कहानी के पीछे कहानी क्या है, असल सूरत हाल क्या है, कोई रेलिवेशन भी आपस में बनता है या नहीं बनता। सबसे पहले तो जनाब पाक फौज ने जो एक काम किया कि अपने ही अफसर के खिलाफ, साबिक अफसर के खिलाफ, ठीक है, साबिक अफसर के खिलाफ एक इंक्वायरी जनाब उन्होंने शुरू कर दी। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान का टोटली अब तक का जो रिकॉर्ड है कि इस सतह के अफसर जो यानी जो DGISI के सरबराह रहे हों, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन कुछ अदालतों ने फैसले सुनाए तो फिर उन अदालतों को भी मुंह बंद किया गया, उन्हें कहा गया खबरदार, बल्कि एक सख्त किस्म का मैसेज दिया गया। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ, इवन जनाब वो साबिक डिक्टेटर भी रहे, तो उनके खिलाफ भी पाक फौज ने कभी नहीं चाहा कि इस किस्म की सूरत हाल हो। लेकिन जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ ये बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी गई। उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले खबर हम टोटल पढ़ लेते हैं कि क्या है। ये रावलपिंडी से खबर जारी हुई है कि पाक फौज ने साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी पर दबाव डालने के इल्जाम की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। जराये के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा की हिदायत पर इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू कर दिया है और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी स्कैंडल, ये टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी थी, की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। जराये के मुताबिक मेजर जनरल की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी में साबिक DGISI की जानिब से अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए टॉप सिटी इंतजामिया पर दबाव डालकर नाजायज मफादात हासिल करने के इल्जामात का जायजा लेगी और इल्जामात साबित होने पर कार्रवाई के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। पहली बात, ये कार्रवाई नहीं करेगी, ये सिर्फ अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी और आगे मतलूबा फोरम पर। ख्याल रहे कि जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस में आर्टिकल 184C3 के तहत इंक्वायरी से इनकार करते हुए कार्रवाई से इनकार करते हुए दरखास्त गुजार को वजारत दफा से रजू करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि इदारे की इज्जत का मामला है, इसलिए इदारे को खुद कार्रवाई करनी चाहिए, जिस पर वजारत दफा के अहकामात पर पाक फौज की क्यादत ने इदारे की खुद एहतसाबी के निज़ाम के तहत अपने साबिक अफसर पर लगने वाले इल्जामात की खुद तहकीकात का फैसला किया है। अच्छा, अब इसकी ये हुआ क्या था जनाब, ये 8 नवंबर 2023 को जनाब ये फैसला सुनाया गया था और इसका तहरीरी फैसला जो आया था वो 14 नवंबर को, यानी 6 दिन बाद आया था। अच्छा, उसमें जनाब जो इल्जामात आयद किए गए थे वो ये थे कि जनरल फैज हमीद ने अपनी पूरी फोर्स के साथ, यानी पाक फौज की मतलब लोगों के साथ, बहुत सारी गाड़ियों के साथ उनके निजी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर पर छापा मारा, वहां से रिकॉर्ड सारा उठा लिया, वहां से कुछ लोगों को अगवा किया और बाद में जनाब वो मुबैना तौर पर उन लोगों को छोड़ा गया और बड़े मफादात भी हासिल किए गए। इस हवाले से उस वक्त ये 2023 में और उससे पहले भी बाकायदा बहुत सारे जो वो लोग जो PTI मुखालिफ साफ़ी हैं उनसे बाकायदा इस हवाले से वीलॉग्स भी करवाए गए थे और ये चीज़ें रिकॉर्ड पर थी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काजी फाइज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया था। हालांकि उनके मुतल्लिक जो एक तासुर था कि वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़े सख्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं नहीं सुन रहा, आप चाहें तो इसे वजारत दिफा के पास ले जाएं, हम इसको कोई कमेंट्स नहीं कर रहे, हम इसको मेरिट्स को नहीं छेड़ रहे और आपको भेज रहे हैं।
और अब जनाब अब इंक्वायरी शुरू कर दी गई और मेजर जनरल जनाब एक इंक्वायरी करेगा। अब सवाल पैदा होता है कि है क्या ये मामला क्या है। इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। एक तो ये थी कि जो मतलब जस्ट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के जो करीबी जराए हैं, इस हवाले से वो क्लेम करते हैं कि ये छापा बिल्कुल डाला गया, लेकिन ये एक उनको इंफॉर्मेशन थी कि यहां पर कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं, और उस हवाले से और यहां पर कुछ इस्तेमाल, और उसको बाद में कुछ किसी हद तक वो कहते हैं जी प्रोब भी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि नहीं, ये छापा दर हकीकत उनसे माली मफादात और करोड़ों रुपए वसूल करने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। अब सवाल पैदा होते हैं कि अचानक कैसे क्यों हो गया ऐसे, क्या जनरल फैज हमीद साहब को वाकई रगड़ा लगाना है? अच्छा, अगर रगड़ा लगाना था तो कल ही उनको क्लीन चिट दी गई है फैजाबाद धरने केस में। अब जनाब उन्हें फिर रगड़ा क्यों लगाना है? तो रगड़ा ही अगर लगाना था तो कल जनाब जो धरना केस था बड़ा बेहतरीन जबरदस्त किस्म का केस है जनाब, आप उसमें जनाब उनको जितना मर्जी मतलब सजा भी दे सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस हवाले से जो नुक्ता नजर पाया जाता है वो ये है कि वो मामला स्टेट का था, मतलब वहां जो मामला थे उन्होंने अपनी पाक फौज की हिदायत पर आला कमांड और हुकूमत, और उन्होंने हुकूमती मामलात में मुदाखलत की और बाकायदा इजाजत। तो ऐसे मामलात चाहे दुरुस्त हों चाहे गलत हों, इस हवाले से अपने जो जनरल हैं, अपने जो भी अफसर हैं, उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है हर सूरत, चाहे वो गलत हो चाहे दुरुस्त हो, हर सूरत उनको प्रोटेक्ट करना है। उनसे गलती भी हो सकती है, मिसाल जब काम कर रहा होता है बंदा, अपनी सीट पर बैठा होता है, तो बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं, तो गलतियां भी चाहे उनसे हो जाएं तो उनको प्रोटेक्ट लाजमी करना है। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ यह था कि वो मामला जो है वो अदलिया का था, वो मामला सिविलियन के हाथ में था, और इदारा नहीं चाहता कि उनके जो मामलात हैं वो सिविलियंस के पास जाएं, इवन अदालतें भी सुने, तो वो चाहते हैं कि वो उनके मामलात उनके पास आए। इस वजह से उन्होंने फैजाबाद धरना के केस में उनको बिल्कुल उनको क्लीन चिट मिली या दिलाई गई। लेकिन अब जनाब फिर ऐसा क्यों हुआ कि यहां फौरी 2 दिन बाद ही रगड़ा क्यों दिया जा रहा है? तो इस हवाले से जनाब थ्योरीज हैं। मेरी जो बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो इमरान खान साहब के जो नुक्ते नज़र से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो तो ये कहते हैं कि ये सारा सूरत हाल बाकायदा लंदन प्लान का हिस्सा है। मिसाल जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई भी, और साथ नवाज शरीफ को क्लीन चिट, तो वो एक्सपेक्टेड था, मतलब वो तो होना ही था, उसका उस पर खैर बात करते हैं। तो ये उसी प्लान का हिस्सा था कि उनको एक मरतबा रगड़ा। और दूसरी वजह यह थी कि जो लाडला नाराज हो रहा था, वो कह रहा था जी ये क्या है, मतलब आपने जनाब हुकूमत नहीं दी। वो कुछ दिनों से बड़ी नाराजगी का इजहार, और इस हवाले से राना सनाउल्ला को आगे किया गया, जावेद लतीफ को आगे किया गया, अफानुल्लाह को आगे किया, मतलब एक दो लोगों को और को, वो जो माउथ पीस बनकर नवाज शरीफ साहब के अंदर की बातें जो थी वो बाहर ला रहे थे। तो जनाब इस हवाले से जो यार लोग हैं जनाब, जो मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, मियाँ साहब को जो है इतना नाराज नहीं होना चाहिए, और अगर वो इस बात पे राजी होते हैं तो इसको राजी कर लिया कर सकते हैं, और राजी कर दिया गया है। अब यहां पर फिर आगे 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है कि हिस्ट्री में चूंकि आज तक किसी DGISI के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या अब कार्रवाई वाकई हो जाएगी या सिर्फ इंक्वायरी तक महदूद रहेगा? तो वो कहते हैं जी पहले कोई एक पहला नंबर किसी का तो आना होता है ना जी, एग्जाम्पल कोई ना कोई तो बनता है। जब कोई भी काम होता है तो पहले पर कोई ना कोई तो होता है, तो फिर वो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ही सही, कोई बात नहीं। और दूसरा ये कि नहीं जी, इदारा चाहता है कि उन पर ये ब्लेम ना रहे। सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया हुआ है, और उसमें यह भी नहीं है कि उन्होंने जनाब कोई कब्जा किया है, बेतले छापा ही मारा है ना, और जो अगर माली मफादात का कहा जा रहा है तो उसके सबूत नहीं है, तो एक छापा मारा है, वो गलत फहमी की बुनियाद पर भी हो सकता है, तो क्यों ना इंटरनल इंक्वायरी करके उनको क्लीन चिट दी जाए। ये दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन ये आगे मामलात आगे चलेंगे और देखा जाएगा कि आगे सूरत हाल क्या बनती है। उस सूरत हाल के मुताबिक इसको ट्रीट किया जा सकता है। मतलब अभी चीजें सारी अपने हाथ में है, लाडले को राजी कर दिया गया और मामलात अभी हाथ में भी है, उनको बाद में किसी वक्त भी संभाला जा सकता है। दूसरी तरफ जनाब आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ, कि उनको गाड़ी में जनाब कैसे क्लीन चिट मिली, क्योंकि ये बात तय है, चाहे पुराना कानून हो नए कानून हो, कि जो भी चीजें बिरून मुल्क से तोशा खाना में मिलेंगी उनमें सब कुछ आप दे सकते हैं, लेकिन नवादरात नहीं दे सकते, और नंबर 2 जो गाड़ियां हैं वो नहीं दे सकते, क्योंकि गाड़ियां स्टेट के जेर इस्तेमाल रहती हैं, उनके लिए काम आती हैं, तो वो बाहर से खरीदते हैं, तो इस किस्म के जो तोहफे हैं वो किसी को नहीं बेचे जा सकते, तो बेचा जा ही नहीं जा सकता था।
लेकिन अब जनाब जो सामने लाए हैं वो बड़ी जबरदस्त किस्म की मिसाल है। नैब ने जनाब जो तहकीकात की है, उन्होंने कहा जी बात यह है कि मामलात ये जरा डिफरेंट है, यानी यहां पर जो गाड़ियों का रेफरेंस है, खबर है जनाब के तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नैब ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तफ्तीश में क्लीन चिट दे दी। नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी, जिसमें कहा गया है कि अदालत का इख्तियार है कि वो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी शॉर्ट एंड लिमिटेड जनाब वो बताइए, वो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जेली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक रेफरेंस की हिदायत की थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की रकम जेली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। पहला इल्जाम था कि जो रकम अदा की गई है वो जेली बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट को जेली थोड़ी होता है, वो तो बैंक अकाउंट होता है, चाहे नूरे का हो, जहूरे का हो, किसी और का हो, ठीक है, जैद का हो, बकर का हो, तो वो होता है, तो वहां से की गई, कोई ना कोई रिलेशनिंग पैदा कर दी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक यहां सबसे अहम बात है जनाब, रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में गाड़ी तोशा खाना को सरेंडर कर दी गई थी, जबकि 2008 में जब गाड़ी नवाज शरीफ ने खरीदी तो वो तोशा खाना की मलकियत ही नहीं थी, वो मलकियत उस वक्त तोशा खाना की नहीं थी। तो जनाब असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि 1997 में ये गाड़ी आई, BMW गाड़ी थी, और ये मियां नवाज शरीफ के इस्तेमाल में रही, और मजेदारी की बात है 1997 से लेकर अब तक उनके इस्तेमाल में है। ये मैं समझता हूं कि शरीफ खानदान का ये बड़ा जबरदस्त किस्म का कारनामा है कि वो नहीं पकड़े जाए ना तो वो चीजें वापस नहीं करते, वो कहते हैं वापस कर दी। मिसाल चोर है, जो बड़े नामी ग्रामी चोर होते हैं ना जी, वो कहते हैं जी हमने चीजें वापस कर दी तो क्या हुआ, फिर मुकदमे ये क्या फायदा आया इसका, तो आप कर लो मुकदमे लेकिन चीजें आपको वापस नहीं मिलनी, आपको रिकवरी नहीं करनी। तो उस वक्त से गाड़ी इनके पास है। हुआ ये कि 1997 में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में टसल चलती थी, एक दूसरे के खिलाफ केस कराए जाते थे। ये पहली मर्तबा इनका जब एका हुआ, बाहिर जो एका हुआ, वो 2008 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब की बाकायदा हुकूमत बनी, तो दोनों उसमें शामिल थे। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये 2-4 जो केसेस फिर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ गाड़ियों वाले, इसको जनाब क्लीन करो, इनको मामलात को निपटा दो। उस वक्त जनाब जो उनको मशवरा दिया गया कि आप ऐसा करें कि बतौर वजीर आजम रूल्स रिलैक्स कर दें, ये गाड़ियां उनके हवाले कर दें और बाद में वो रूल्स वापस ले लें। तो ये रूल्स रिलैक्स करके वो गाड़ियां जनाब उनको वापस कर, यानी मियां आसिफ जरदारी साहब को भी दे दी गई, और 2008 में 1997 की गाड़ी है, 2008 में यानी 11 साल बाद उनके नाम की गई। जबकि हकायक ये है कि गाड़ियां मुसलसल मियां नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के जेर इस्तेमाल थी और अभी तक जेर इस्तेमाल हैं। अब जनाब मामला जब आया तो उन्होंने कहा जी गाड़ियां तो आप दे ही नहीं सकते, रूल्स भी रिलैक्स करें तो फिर भी नहीं कर सकते। तो अब उसका जनाब तरीका नैब ने जनाब निकाला, सारा रिकॉर्ड मंगवाया, और उन्होंने कहा जी कि ऐसा करो, पहले कागजों में 1997 में नैब को वापस करो। मिसाल ये 2008 में ली है ना जी, क्लियर कराई है गाड़ी, तो गाड़ी बेशक आपके पास रही है लेकिन मलकियत चूंकि नैब की थी, तोशा खाना की थी, लिहाजा तोशा खाना के हवाले कर दो जनाब। 1997 में जी सरेंडर कर दीजिए। जबकि हकायक ये हैं, एक दिन के लिए भी ये गाड़ी सरेंडर नहीं की गई। मंसूर अली खान साहब के सामने मुकर गई थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, लेकिन एक दिन के लिए भी वो गाड़ी सरेंडर नहीं की गई। अच्छा, तो अब जनाब कैसे? अब वो कहते हैं जी आप ऐसा करो कि वो किसी महकमे को अलाट कर दो, तोशा खाना से वो गाड़ी किसी महकमे को अलाट कर दो। तो किसी महकमे को अलाट की गई और फिर अब नवाज शरीफ साहब को दे दो। अब तोशा खाना से थोड़ी आई है, तोशा खाना से किसी नैब किसी महकमे के पास गई है, वहां महकमे ने बेची है और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने ले ली है। मतलब ये वही फ्रॉड का तरीका है कि जब किसी को प्लाट हथियाना होता है तो एक जाली रजिस्ट्री बनाई जाती है और उसके बाद 3 असली रजिस्ट्रियां बनाई जाती हैं, ताकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर पता चलता है कि जिसने लास्ट टाइम बेचा था वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो रहता ही अमेरिका में है, कर लो जो कुछ करना है। और जिसने खरीदी होती है आखिर में गाड़ी, वो प्लॉट, तो वो कहते हैं जी मैं तो असली हूं जनाब, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, तीसरी पुश्त में जाके आगे कहीं गड़बड़ हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर है। तो यहां भी जनाब उन्होंने महकमे को दी और महकमे से इधर ले ली। लेकिन यहां पर वो कहते हैं चोर चोरी से जाए, चक्करबाजी से नहीं जाता। यहां सवाल यह पैदा होता है कि अगर मामला इतना ही सादा था कि 1997 में गाड़ी वापस कर दी थी, फिर गाड़ी किसी और महकमे के पास गई और फिर 2008 में खरीदी गई, ठीक है जी, कागजात में, तो ये बताएं फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने रूल्स क्यों रिलैक्स किए? जब ये रूल्स बनते ही थे, नहीं थे रिलैक्स, गाड़ी किसी और की थी, तो इसको तोशा खाना के लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन क्यों जारी किया था?
मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। तो मतलब चोर पकड़े जाते हैं, चाहे जनाब वो कैलिबरी फॉन्ड के चक्कर में हो, किसी और चक्कर में हो, लेकिन बहरहाल जनाब इनको वहां क्लियर कर दिया गया है। और बात फिर वही कि जनाब गाड़ी नहीं देनी, गाड़ी किसी सूरत नहीं देनी, यानी सिरे महल थे, कुछ हो गया, आसिफ जरदारी साहब ने सिरे महल नहीं दिए थे। अब कुछ भी हो गया, जो एमन फील्ड महल है, लंदन के महलात हैं, मतलब सबके पास पता है जनाब कि उनके हैं, और वो पी गए हैं। उन्होंने कहा नहीं जवाब देते, सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं देते, पूरी दुनिया को जवाब नहीं देते। अभी भी वो उन महलात में रहते हैं, उनसे पूछे तो कहते हैं कौन से महल, कौन सा जनाब है तो सबूत लाओ, सबूत वो दूसरों से मांगते हैं। तो यहां भी गाड़ी अभी तक उनके पास है जनाब, और वो कहते हैं नहीं ये तो यूं हाथ करके ली गई थी, सीधी तो ली नहीं गई थी। तो जनाब इमरान खान साहब का जो ये कहना है कि ये जनाब जो मामलात हैं ये लंदन प्लान के तहत हुए, इनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सामीन ये अब तक की जनाब मेरे पास इंफॉर्मेशन थी जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।